पिछली क्लास में आप लोगों ने गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश के अपवर्तन के विषय में अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का डेरिवेशन भी आप लोगों ने कर रखा है। यदि कोई अवतल गोलीय पृष्ठ इस प्रकार हो जिसके बाईं ओर n1 अपवर्तनांक का विरल माध्यम तथा दाईं ओर n2 अपवर्तनांक का सघन माध्यम हो, तो उस स्थिति में गोलीय अवतल पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन के लिए आपने एक व्यंजक स्थापित किया था, जो कि इस प्रकार है: n2 माइनस n1 अपान r इज इक्वल टू n2 अपान v माइनस n1 अपान u। इस सूत्र का डेरिवेशन आपने पिछली क्लास में किया था। बिल्कुल इसी प्रकार उत्तल पृष्ठ, यहां पर आपने अवतल पृष्ठ लिया था। यदि अवतल पृष्ठ के स्थान पर उत्तल पृष्ठ ले लिया जाए तो अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का भी यही व्यंजक निकलेगा, अर्थात यही सूत्र उसके लिए भी निकलेगा। लेकिन यदि यहां पर हम ये कहें कि सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, जिसे कि हम n2 अपान n1 भी कहते हैं, n2 अपान n1 इज इक्वल टू n, यहां पर सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है तो n2 अपान n1 हम इसे कह सकते हैं, जो कि हम n से प्रदर्शित करते हैं। वास्तव में n2 जो था वो सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक था, n1 विरल माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक था, और यदि n2 अपान n1 हम ले लें, जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है। यदि इसे हम n से प्रदर्शित करें तो यही सूत्र किस रूप में परिवर्तित होगा, तो हम लोग देखें। हम LHS से n1 कॉमन ले लें। LHS से n1 कॉमन लेने पर n2 अपान n1 माइनस 1 अपान r दैट इज इक्वल टू, ठीक है, RHS से भी आप n1 को कॉमन ले लीजिए तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा n2 अपान n1 अपान v माइनस 1 अपान u। दोनों साइड में आप n1 से n1 को कैंसिल कर दीजिए तो ये आपका फार्मूला कन्वर्ट हो गया n2 अपान n1 माइनस 1 अपान r इज इक्वल टू n2 अपान n1 अपान v माइनस 1 अपान u। इसके पश्चात n2 अपान n1 को हम लोग n लिख सकते हैं, तो n माइनस 1 अपान r इज इक्वल टू n अपान v माइनस 1 अपान u। इस तरीके से अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए ये सूत्र आपका निकल के आया। इस सूत्र में n जो है वो सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है, r गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, v प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, u वस्तु की ध्रुव से दूरी को प्रदर्शित करते हैं। इसके पश्चात अगला टॉपिक है आपका मुख्य फोकस। किसी गोलीय पृष्ठ का मुख्य फोकस क्या होता है, इसके विषय में हम लोग अब आगे डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं। तो अगला टॉपिक है आपका मुख्य फोकस। किसी गोलीय पृष्ठ का मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस दो होते हैं। पहला होता है प्रथम मुख्य फोकस। प्रथम मुख्य फोकस, तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे प्रथम मुख्य फोकस होता क्या है। इसके लिए आप ध्यान रखिए कि किसी भी गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, किसी भी गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं, उस बिंदु को हम प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। और दूसरा पॉइंट है आपका द्वितीय मुख्य फोकस। द्वितीय मुख्य फोकस, दोनों जस्ट अपोजिट हैं एक दूसरे के। प्रथम मुख्य फोकस में आपको ध्यान देना है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से
आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होंगी। अर्थात यदि हम वस्तु, एक तरीके से हम ये ले सकते हैं कि हम बिंदु वस्तु पॉइंट ऑब्जेक्ट, अगर हम उस बिंदु पर लें तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो इस बिंदु को हम प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। अर्थात फिर से ध्यान देंगे, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से आने वाली प्रकाश की किरणें, मान लीजिए कि यहां एक काल्पनिक पृष्ठ है जहां से अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, उस बिंदु को प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। जबकि द्वितीय मुख्य फोकस क्या है? द्वितीय मुख्य फोकस में हम कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटें, उस बिंदु को हम द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। यहां पर बीच में आप एक काल्पनिक पृष्ठ ले सकते हैं, कोई काल्पनिक गोली पृष्ठ है जिसके मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं अथवा काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। दोनों जस्ट अपोजिट हैं। यहां पर फिर से पुनः आप ध्यान दें, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, उसे हम प्रथम मुख्य फोकस कहेंगे। जबकि द्वितीय मुख्य फोकस में क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटे हैं, उसको द्वितीय मुख्य फोकस कहेंगे। तो अगर हम प्रथम मुख्य फोकस पर ध्यान दें तो वास्तव में प्रथम मुख्य फोकस में अगर हम वस्तु फोकस बिंदु पर ले लें तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और द्वितीय मुख्य फोकस में अगर हम वस्तु अनंत पर ले लें तो उसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनेगा। जिस प्रकार हम प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस को परिभाषित कर रहे हैं, उसी प्रकार प्रथम मुख्य फोकस दूरी और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी को भी परिभाषित किया जा सकता है। तो पहले हम प्रथम मुख्य फोकस पर ही डिस्कशन करेंगे। प्रथम मुख्य फोकस, जैसा कि हमने आपको बताया कि किसी भी गोली पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, किसी भी गोली पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, किसी भी गोली पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें या जहां से आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं, तो इस बिंदु को हम प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। इसे आप कैपिटल एफ डैश से प्रकट करेंगे। और इसकी ध्रुव से जो दूरी होती है, ध्रुव से जो इसकी दूरी होती है, इसको हम प्रथम मुख्य फोकस दूरी भी कहते हैं, और इसको स्मॉल एफ डैश से प्रकट करते हैं। प्रथम मुख्य फोकस दूरी, इसे हम एफ डैश से प्रकट करते हैं। इसमें हमने आपको समझाया कि चूंकि हम देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से निर्गत प्रकाश की किरणें, जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, उसे आप प्रथम मुख्य फोकस कह रहे हैं। और इसकी जो ध्रुव से दूरी है, इसे आप एफ डैश, स्मॉल एफ डैश से प्रकट कर रहे हैं, इसी को हम प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। वास्तव में इस कॉन्सेप्ट में अगर हम ध्यान दें कि यदि वस्तु हम प्रथम मुख्य फोकस पर ले लें तो अपवर्तन के पश्चात जो प्रकाश की किरणें हैं वो अनंत पर जाएंगी, अनंत पर प्रतिच्छेद करेंगी। चूंकि ये अपवर्तन के पश्चात किरणें समांतर हो रही हैं, तो समांतर किरणें एक दूसरे को अनंत पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अर्थात यदि हम वस्तु की दूरी u बराबर हमने एफ डैश से प्रकट कर दिया, फोकस दूरी, प्रथम मुख्य फोकस दूरी एफ डैश से प्रकट कर दिया, अगर हम वस्तु जो है प्रथम मुख्य फोकस पर ले लें तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। इस स्थिति में गोली पृष्ठ में अपवर्तन का सूत्र अगर हम प्रयोग करें तो सूत्र आपका है n/r इज इक्वल टू n-1/r इज इक्वल टू n/v - 1/u। इस फार्मूले में हम इनकी वैल्यू रख दें, n-1/r इज इक्वल टू n/v, v की वैल्यू अनंत, -1/u, u की वैल्यू एफ डैश। तो इस स्थिति में
इस स्थिति में अपान में इन्फिनिटी होने पर वैल्यू शून्य हो जाती है, तो n-1 अपान r इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपकी शून्य हो गई, -1 अपान एफ डैश। हम लोग कह सकते हैं n-1 अपान r दैट इज इक्वल टू -1 अपान एफ डैश। माइनस सिंबल को आप इस तरफ भेजिए और यहाँ पर दोनों पक्षों में आप रेसिप्रोकल कर लें, व्युत्क्रम, तो एफ डैश इज इक्वल टू, माइनस चिन्ह यहाँ जाएगा, और चूंकि इस तरफ हम व्युत्क्रम कर रहे हैं, व्युत्क्रम का अर्थात उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो इस तरफ भी आप उल्टा कर लेंगे, तो -r अपान n-1। इस तरीके से ये प्रथम मुख्य फोकस दूरी का व्यंजक निकल आया। अर्थात अगर किसी गोली पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात हो, अपवर्तनांक ज्ञात हो, यहाँ अपवर्तनांक का मतलब है सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो अगर ये दो चीजें हमें ज्ञात हैं, r और n, तो इस स्थिति में हम प्रथम मुख्य फोकस दूरी, उस गोली पृष्ठ की प्रथम मुख्य फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं, f डैश इज इक्वल टू -r अपान n-1। इसके पश्चात आप लोग ध्यान दीजिए, यदि r धनात्मक है तो f डैश ऋणात्मक आएगी, और यदि r ऋणात्मक है तो f डैश माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि r किस प्रकार के गोली पृष्ठ के लिए धनात्मक होती है और किस प्रकार की गोली पृष्ठ के लिए ऋणात्मक होती है, तो ये आप लोग पहले से ही जानते हैं। यदि गोली पृष्ठ आपका उत्तल पृष्ठ है, उत्तल पृष्ठ के लिए, उत्तल पृष्ठ के लिए r जो है वो धनात्मक होती है, वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। ऐसा क्यों, ये भी आप समझ लीजिए। उत्तल पृष्ठ इस तरीके का होगा, इसकी वक्रता आपकी दाईं ओर है, वक्रता दाईं ओर होने के कारण इसकी गोलाई दाईं ओर होगी, इसका वक्रता केंद्र भी दाईं ओर होगा। जब वक्रता केंद्र दाईं ओर होगा तो वक्रता केंद्र की ध्रुव से जो दूरी वक्रता त्रिज्या है वो भी दाईं ओर है, और हम आपको बता चुके हैं कि गोली पृष्ठ की दाईं ओर की दूरियां आप धनात्मक लेते हैं, इसलिए r धनात्मक होगी। और यदि r धनात्मक है तो स्वाभाविक तौर पर f डैश जो होगी, f डैश इज इक्वल टू -r अपान n-1 है। चूंकि r धनात्मक है इसलिए f डैश जो है वो ऋणात्मक होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तल पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या तो धनात्मक है, लेकिन जो प्रथम मुख्य फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होगी। इसी प्रकार यदि हम अवतल गोली पृष्ठ ले लें, अवतल गोली पृष्ठ, तो अवतल गोली पृष्ठ के लिए r ऋणात्मक होती है। इस चीज को आप समझ सकते हैं। अवतल गोली पृष्ठ इस प्रकार का होता है, इसकी वक्रता बाईं ओर है। जब इसकी वक्रता बाईं ओर है तो इसका वक्रता केंद्र भी बाईं ओर होगा, और वक्रता केंद्र की ध्रुव से दूरी जो होती है वो भी बाईं ओर होगी, और ध्रुव से बाईं ओर की जो दूरियां हैं वो हम ऋणात्मक लेते हैं, इसलिए वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होगी। तो अवतल गोली पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक है, और वक्रता त्रिज्या अगर ऋणात्मक है तो f डैश इज इक्वल टू, चूंकि -r अपान n-1 है, r ऋणात्मक होने की वजह से f डैश आपका धनात्मक होगा। तो इस तरह से ये स्पष्ट हो जाता है कि उत्तल पृष्ठ के लिए प्रथम मुख्य फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और अवतल गोली पृष्ठ के लिए प्रथम मुख्य फोकस दूरी धनात्मक होती है। इस तरीके से आपका प्रथम मुख्य फोकस दूरी, प्रथम मुख्य फोकस का टॉपिक समाप्त होता है। लेकिन अगला टॉपिक भी आपका द्वितीय मुख्य फोकस है, तो अब हम उस पर ध्यान देंगे। द्वितीय मुख्य फोकस, किसी भी गोली पृष्ठ का द्वितीय मुख्य फोकस क्या है? जस्ट अपोजिट। प्रथम मुख्य फोकस में क्या था? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु। प्रथम मुख्य फोकस में हमने आपको क्या बताया है? प्रथम मुख्य फोकस में हमने आपको बताया है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, जबकि द्वितीय मुख्य फोकस में जस्ट उल्टा है। इसमें क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं अथवा काटती हुई प्रतीत होती हैं उसे द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। तो इस स्थिति में प्रकाश की किरणें समांतर आएंगी कब? स्वाभाविक है, यदि वस्तु अनंत पर होगी तो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। अनंत से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, और अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काट रही है उसे द्वितीय मुख्य फोकस आप कह रहे हैं। कैपिटल एफ से प्रकट कर रहे हैं। कैपिटल एफ की जो ध्रुव से दूरी होगी, कैपिटल एफ की जो ध्रुव से दूरी होगी उसे हम द्वितीय मुख्य फोकस दूरी भी कहेंगे, इसे स्मॉल एफ से प्रकट करते हैं। तो स्पष्ट है कि द्वितीय मुख्य फोकस की स्थिति में जो हमने कहा स्मॉल एफ का मतलब है द्वितीय मुख्य फोकस दूरी। द्वितीय मुख्य फोकस दूरी यदि हम इस पर डिस्कशन करें तो स्वाभाविक तौर पर वस्तु अनंत पर है
और प्रतिबिंब F पर बन रहा है, अर्थात प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो द्वितीय मुख्य फोकस दूरी होगी। स्वाभाविक तौर पर u की वैल्यू वस्तु हम अनंत पर लेंगे और प्रतिबिंब जो लेंगे हम, ठीक है, वो हम फोकस बिंदु पर लेंगे। तो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी ध्रुव से, उसी को हम द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहेंगे। तो द्वितीय मुख्य फोकस की स्थिति में पुनः हम ध्यान देते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस की दूरी में, द्वितीय मुख्य फोकस की स्थिति में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं अथवा काटती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रकट करते हैं। इसकी जो ध्रुव से दूरी होती है, इस दूरी को हम स्मॉल f से प्रकट करते हैं। इसे हम द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। परिभाषा के अनुसार स्पष्ट है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर कब आएंगी? जब वस्तु अनंत पर होगी। तो अतः इस स्थिति में वस्तु की दूरी अनंत लेंगे। प्रतिबिंब द्वितीय मुख्य फोकस पर बन रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी द्वितीय मुख्य फोकस दूरी f के बराबर होगी। पुनः हम गोलीय पृष्ठ पे अपवर्तन के सूत्र में इन वैल्यू को रखेंगे। इन वैल्यूज को हम n-1/r इज इक्वल टू n/v -1/u इस फार्मूले में रखेंगे। इस फार्मूले में रखने पर n-1/r इज इक्वल टू n/f -1/∞। 1/∞ की वैल्यू 0 हो गई, तो इस स्थिति में n-1/r इज इक्वल टू n/f ये बचेगा। दोनों साइड्स का व्युत्क्रम अगर हम कर दें तो f/n इज इक्वल टू, ये हमने RHS का व्युत्क्रम कर दिया, LHS का व्युत्क्रम करेंगे तो r/n-1, n इस तरफ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो f इज इक्वल टू n इंटू r/n-1। ये आपकी द्वितीय मुख्य फोकस दूरी का व्यंजक निकला। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि f का चिन्ह और r का चिन्ह सेम रहेगा, क्योंकि r अगर धन की होगी तो स्वाभाविक तौर पे f भी धन का होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं है, यहाँ पर प्लस चिन्ह है। अगर r धनात्मक होगी तो f धनात्मक होगा, r ऋणात्मक होगी तो f ऋणात्मक होगा। जबकि हम लोग ध्यान दें, प्रथम मुख्य फोकस दूरी जब हमने ली थी तो यहाँ पर f' बराबर -r/n-1 आया था। इससे स्पष्ट हो रहा था कि अगर r धनात्मक है तो f' ऋणात्मक होगी, r ऋणात्मक है तो f' धनात्मक होगी। तो इन्हीं दोनों सूत्रों से ये स्पष्ट होता है। दोनों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं, आगे दोनों की तुलना करते हैं, तो ध्यान दें आगे प्रथम मुख्य फोकस दूरी, प्रथम मुख्य फोकस दूरी का सूत्र आपका निकला था f' इज इक्वल टू माइनस का r/n-1, माइनस का r/n-1। द्वितीय मुख्य फोकस दूरी इसका व्यंजक आपका निकला था f इज इक्वल टू n/r/n-1। दोनों के लिए अगर हम तुलना करते हैं तो गौर करिए इसमें और इसमें क्या अंतर है। इसमें r/n-1 आ रहा है, इसमें भी r/n-1 आ रहा है। इस माइनस चिन्ह को अगर हम यहाँ भेज दें राइट साइड में, LHS में हम अगर भेज दें माइनस चिन्ह को, तो r/n-1 इज इक्वल टू -f' हो जाएगा, जिसे हम यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक, तो दिस एम्प्लाइज f इज इक्वल टू n इंटू जो r/n-1 है, इसे हम पुट कर सकते हैं, क्या लिख देंगे, f' माइनस का, तो f इज इक्वल टू n इंटू -f', या ये हम कह सकते हैं कि f इज इक्वल टू -nf'। तो एक बात और स्पष्ट होती है कि f और f' कभी बराबर नहीं होते हैं। जो f है द्वितीय मुख्य फोकस दूरी, वो f' का n गुना है। f' का मतलब है प्रथम मुख्य फोकस दूरी। प्रथम मुख्य फोकस दूरी में अपवर्तनांक का अगर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो द्वितीय मुख्य फोकस दूरी निकलेगी, और साथ ही चिन्ह एक दूसरे के अपोजिट होंगे, क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है। तो f' अगर धन की है तो f ऋण की होगी, और f' अगर ऋण की है तो f धन की होगी। अभी हम पीछे भी आपको बता चुके हैं। इन दोनों सूत्रों पर अगर हम ध्यान दें तो गौर करेंगे कि r का जो चिन्ह है वही द्वितीय मुख्य फोकस दूरी का चिन्ह है, जबकि प्रथम मुख्य फोकस दूरी का चिन्ह r के चिन्ह का अपोजिट होगा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अगर हम गोलीय पृष्ठ उत्तल ले लें, उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए, उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए r, आप लोग जानते हैं उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए r का मान धनात्मक होता है। जो r का चिन्ह होता है
वही द्वितीय मुख्य फोकस दूरी का चिन्ह होता है, धनात्मक होगा, धनात्मक ही होगा, जबकि एफ डैश जो होगा वो ऋणात्मक होगा। एफ डैश का मतलब है द्वितीय मुख्य फोकस दूरी। इसी प्रकार यदि हम अवतल गोलीय पृष्ठ लें, अवतल गोलीय पृष्ठ, तो अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए r का मान ऋणात्मक होता है, और r का मान ऋणात्मक होने की वजह से f का मान भी ऋणात्मक होगा। यहां पर ध्यान देंगे f क्या है, f आपका द्वितीय मुख्य फोकस दूरी है, f डैश है प्रथम मुख्य फोकस दूरी, f डैश धनात्मक होगा। ठीक, और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो f है, f का मतलब द्वितीय मुख्य फोकस दूरी, वो प्रथम मुख्य फोकस दूरी का n गुना होती है। n का मतलब यहाँ अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का गुणा कर देते हैं तब प्राप्त होती है। दोनों फोकस दूरियां आपस में बराबर नहीं होती हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका लेंस। यहां से हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, लेंस। लेंस क्या है, लेंस क्या है? वास्तव में लेंस दो पारदर्शी पृष्ठों द्वारा, या ऐसा कह सकते हैं कि दो पृष्ठों द्वारा, यहां पर दोनों पृष्ठ या तो वक्री हो सकते हैं या एक वक्री हो सकता है, एक समतल हो सकता है। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि लेंस दो पृष्ठों द्वारा घिरा हुआ एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसके दोनों पृष्ठ या तो वक्री हो या फिर एक वक्री हो, एक समतल हो। वक्री का मतलब है उत्तल या अवतल, गोली, वक्री या गोली कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम लेंस की परिभाषा बता सकते हैं कि दो पृष्ठों के द्वारा घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम, ध्यान देंगे, दो पृष्ठों के द्वारा, दो पृष्ठों द्वारा, पहला पॉइंट, सिर्फ पहला पॉइंट हुआ दो पृष्ठों के द्वारा घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम। कैसा माध्यम होना चाहिए? पारदर्शी। दो पृष्ठों के द्वारा घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके या तो दोनों पृष्ठ वक्री हो और या फिर एक वक्री हो, वक्री, और दूसरा समतल हो। वक्री का अर्थ होता है दो तरीके के वक्र, वक्र दो तरीके के वक्री हो सकते हैं, आपका उत्तल या अवतल। तो दो पृष्ठों द्वारा घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके दोनों पृष्ठ या तो गोलीय हो या फिर एक पृष्ठ गोलीय हो और एक पृष्ठ समतल हो, ऐसे माध्यम को हम लेंस कहते हैं। लेंस की परिभाषा अगर आप लोग देना चाहते हैं स्पष्ट रूप में तो ध्यान देंगे, आप इस तरीके से इसको परिभाषित कर सकते हैं। लेंस जो है एक ऐसा पारदर्शी समांग माध्यम होता है जो या तो दो वक्र पृष्ठों से मिलकर बना हो अथवा एक पृष्ठ वक्र पृष्ठ हो और एक पृष्ठ समतल हो। यही बात हमने यहां पर आपको समझाई। दो पृष्ठों द्वारा घिरा हुआ समांगी, एक शब्द और लगा देंगे आप, समांगी या समांग, समांग पारदर्शी माध्यम। दो पृष्ठों द्वारा घिरा हुआ ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जिसके या तो दोनों पृष्ठ वक्री हो अथवा एक पृष्ठ वक्री हो और एक पृष्ठ समतल हो, उसे हम लेंस कहते हैं। पुनः एक बार ध्यान दे लें, दो पृष्ठों द्वारा घिरा हुआ ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम जिसके दोनों पृष्ठ वक्री हो अथवा एक पृष्ठ वक्री हो और एक पृष्ठ समतल हो, इसे हम लेंस कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है लेंसों के प्रकार। लेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं? लेंसों के प्रकार, हालांकि ये चीजें आप सब बुक से पढ़ सकते हैं, फिर भी हम आपको याद दिला दें। जैसा इसने कहा है, जैसा कि परिभाषा में कहा गया है कि जिसके दोनों पृष्ठ वक्री हो अथवा एक पृष्ठ वक्री हो एक पृष्ठ समतल हो, उसे हम लेंस कहते हैं। तो इसी आधार पर देखिए, गौर करिए, ये ध्यान दीजिए, इसमें दोनों पृष्ठ कैसे हैं। ये वाला पृष्ठ भी आपका उत्तल है, ये वाला भी पृष्ठ उत्तल है, तो इसको हम कहेंगे उभयोत्तल, उभयोत्तल, उभय धन उत्तल। उभय माने दोनों, दोनों पृष्ठ इसके उत्तल हो। जैसे ये पृष्ठ, ये बना है आपका लेंस, इसमें दोनों पृष्ठ आपके अवतल दिख रहे हैं, ये पृष्ठ भी अवतल है, ये पृष्ठ भी अवतल है, तो इस लेंस को हम कहेंगे उभय अवतल, उभयावतल, उभयावतल, उभय अवतल
लेंस हो गया। इसके बाद जैसे हमने ये पृष्ठ आपका उत्तल कर दिया, ये पृष्ठ समतल कर दिया, एक पृष्ठ उत्तल एक पृष्ठ समतल। आप इस तरीके से ना बनाइए, आप इस तरीके से बना लीजिए। पहला पृष्ठ आपने समतल कर दिया, दूसरा उत्तल कर दिया, तो इसको हम कह सकते हैं समतल उत्तल, समतल उत्तल। इसी प्रकार जैसे हमने ये पृष्ठ समतल कर दिया, ये पृष्ठ अवतल कर दिया, तो इसको हम कहेंगे समतल अवतल, समतल अवतल लेंस हो गया। इसके बाद यदि हमने पहला पृष्ठ भी आपका अवतल कर दिया, पहला पृष्ठ आपका अवतल है और दूसरा पृष्ठ भी आपका अवतल है, दोनों पृष्ठ अवतल है, पहला पृष्ठ भी अवतल, दूसरा पृष्ठ भी अवतल है। सॉरी, पहला पृष्ठ आपका ध्यान देंगे, पहला पृष्ठ आपका अवतल, ठीक, इस तरीके से इसको हम लिखेंगे आप अवतल उत्तल, अवतल उत्तल। इस पृष्ठ को आप इस साइड से, एक पृष्ठ को आप एक साइड से देखेंगे, दूसरे पृष्ठ को आप दूसरे साइड से देखेंगे। इस पृष्ठ को हम इस साइड से देख रहे हैं अवतल है, और फिर इस पृष्ठ को हम देख रहे हैं इस साइड से, तो उत्तल है। मतलब एक पृष्ठ की परिकल्पना आपको एक साइड से करनी है, दूसरे पृष्ठ की परिकल्पना दूसरे साइड से करनी है। इस पृष्ठ को अगर हम इस साइड से देखते हैं तो यह अवतल है, इस पृष्ठ को इस साइड से हम देख रहे हैं तो उत्तल है, तो इसको हम कहेंगे अवतल उत्तल, अवतल उत्तल। तो अवतल के बाद उत्तल की हमने संधि कर दी, अवतलोत्तल। जैसे अब हमने ये लेंस बनाया, इस पे ध्यान देंगे, आप लोग स्वयं बताएंगे क्या है ये पृष्ठ कैसा है। तो इस साइड से आप देखेंगे उत्तल। इसके बाद एक पृष्ठ हमने इस साइड से ले लिया, तो इस पृष्ठ को अगर हम दाईं ओर से देखते हैं तो ये अवतल है, तो इसको हम कहेंगे, इस वाले लेंस को, ये वाला उत्तल है और ये वाला अवतल है। पहले इसी को बोलते हैं, फिर इसको, तो इसको हम बोलेंगे उत्तल अवतल, उत्तल उत्तल अवतल, उत्तल अवतल लेंस, उत्तलावतल। संधि अगर हम कर दें तो उत्तलावतल, उत्तलावतल लेंस कहेंगे। तो इस प्रकार से ये लेंस है। तो इन लेंसों को आप लोग स्वयं पढ़ लीजिए, लेंसों के प्रकार हैं, ठीक। तो ये टॉपिक हो गया आपका लेंसों के प्रकार। तो आज आपके लिए सिर्फ इतने ही टॉपिक हैं। आज आपने क्या क्या अध्ययन किया, एक बार हम आपको पुनः रिपीट करा देते हैं। आज आपने जो पॉइंट पढ़े हैं उनका एक बार पुनः रिवीजन करा देते हैं। सबसे पहली चीज हमने आपको बताई थी कि कल आपने पढ़ा था गोली पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन का सूत्र। तो इसमें आपने पढ़ा था n2 माइनस n1 अपान r इज इक्वल टू n2 अपान v माइनस n1 अपान u। अब इसी फार्मूले को हम सापेक्ष अपवर्तनांक के रूप में जब लिखते हैं, सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक यदि n हमको ज्ञात है, तो इसी फार्मूले को हम लिख सकते हैं n माइनस 1 अपान r इज इक्वल टू n अपान v माइनस 1 अपान u। पहला फार्मूला ये हमने आपका डिस्कस किया। इसके पश्चात हमने प्रथम मुख्य फोकस दूरी, प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस के बारे में बताया, और उसी के तुरंत पश्चात हमने बताया कि प्रथम मुख्य फोकस दूरी और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि प्रथम मुख्य फोकस दूरी एफ डैश इज इक्वल टू निकला था r अपान n माइनस 1। इसमें माइनस चिन्ह हो रहा है। इस चिन्ह से ये इंडिकेशन प्राप्त हुआ था कि r अगर धनात्मक होगी तो एफ डैश ऋणात्मक होगी, r ऋणात्मक होगी तो एफ डैश धनात्मक होगी। इसके बाद द्वितीय मुख्य फोकस दूरी एफ डैश इज इक्वल टू हमने निकाला, तो वो निकल के आया nr अपान n माइनस 1। इस फार्मूले से ये चीज डिस्क्राइब हुई थी कि r का और एफ डैश का चिन्ह, सॉरी एफ से प्रेजेंट करते हैं इसको, ये आपका द्वितीय मुख्य फोकस दूरी, द्वितीय मुख्य फोकस दूरी को हम f से रिप्रेजेंट करते हैं, f इजिकल टू nr अपान n माइनस 1। इसमें हमने आपको बताया कि r का जो चिन्ह होगा वही f का चिन्ह होगा। इन दोनों को जब हम कंबाइन करके देखते हैं तो एक रिजल्ट निकल के आता है कि f इजिकल टू माइनस का n इंटू एफ डैश होता है, माइनस का n इंटू एफ डैश। इससे ये इंडिकेशन प्राप्त होता है कि f और f डैश आपस में बराबर नहीं होते हैं, बल्कि f अर्थात प्रथम मुख्य, f का मतलब द्वितीय मुख्य फोकस दूरी, जो द्वितीय मुख्य फोकस दूरी है वो f डैश की ऋणात्मक होती है और उसकी n गुनी होती है। तो ये स्पष्ट होता है कि जो द्वितीय मुख्य फोकस दूरी है, द्वितीय मुख्य फोकस दूरी f, वो प्रथम मुख्य फोकस दूरी की
n गुनी होगी और माइनस चिन्ह में होगी। माइनस चिन्ह का अर्थ है कि दोनों के चिन्ह अपोजिट होंगे, अर्थात दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी होंगे। प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस गोली पृष्ठ के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर एक दाईं ओर है तो दूसरा बाईं ओर होगा, एक अगर बाईं ओर है तो दूसरा दाईं ओर होगा। इसके पश्चात हमने उत्तल पृष्ठ गोली पृष्ठ और अवतल गोली पृष्ठ दोनों के विषय में डिस्कशन किया। तो उत्तल गोली पृष्ठ में आप जानते हैं आर कैसी होती है, धनात्मक। जब आर धनात्मक होगी तो एफ डैश प्रथम मुख्य फोकस दूरी ऋणात्मक, और एफ का मतलब है द्वितीय मुख्य फोकस दूरी धनात्मक। इसी प्रकार अवतल की बात करेंगे, अगर हम अवतल गोली पृष्ठ लेते हैं तो अवतल गोली पृष्ठ में आर ऋणात्मक होती है। आर ऋणात्मक होने की वजह से एफ डैश का चिन्ह आर का अपोजिट होता है, तो एफ डैश धनात्मक होगी। एफ डैश का मतलब प्रथम मुख्य फोकस दूरी धनात्मक होगी और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। तो ये सारी चीजें आज हमने डिस्कस की। इसके पश्चात लेंस की बारी आई। लेंस में आपको हमने बताया लेंस क्या है। तो लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्र पृष्ठों द्वारा अथवा एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ के द्वारा घिरा हो। दो चीजें हमने इसमें बताई। पहला पॉइंट हमने बताया कि समांग पारदर्शी माध्यम किसके द्वारा घिरा हुआ, दो पृष्ठों के द्वारा। कैसे दो पृष्ठ होंगे, कैसे दो पृष्ठ होंगे, या तो दोनों वक्र पृष्ठ होंगे या फिर एक वक्री होगा एक समतल होगा। तो इस प्रकार इसकी हम परिभाषा दे सकते हैं कि दो पृष्ठों द्वारा घिरा हुआ एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम जिसके या तो दोनों पृष्ठ वक्री हो या फिर एक पृष्ठ वक्री हो और एक पृष्ठ समतल हो, ऐसे माध्यम को हम लेंस कहते हैं। लेंस की परिभाषा हो सकती है। इसके पश्चात अगला पॉइंट आया लेंसों के प्रकार। तो लेंसों के प्रकार के विषय में भी आपने डिस्कस कर लिया। लेंसों के प्रकार में आपने बताया कि जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हों उसे हमने कहा उभयोत्तल, उभय उत्तल, संधि कर दी उभयोत्तल। दोनों पृष्ठ अवतल हों तो उभयावतल। इसके पश्चात हमने आपको बताया कि एक पृष्ठ समतल हो एक पृष्ठ उत्तल हो तो समतल उत्तल। एक पृष्ठ अगर समतल हो दूसरा अवतल हो, सॉरी बहुत ज़्यादा चौड़ाई हो गई इसकी, यहाँ नीचे बना देते हैं। समतल हो दूसरा अवतल हो तो इसको हम समतल अवतल कहते हैं। इसके पश्चात है पहला पृष्ठ आपका उत्तल है और दूसरा पृष्ठ अवतल है तो इसको हम कहेंगे उत्तलावतल। इसके पश्चात अगर पहला पृष्ठ अवतल है और दूसरा पृष्ठ उत्तल है तो इसको हम कहेंगे अवतलोत्तल। इस प्रकार से ये लेंस है, लेंसों के प्रकार हो गए। अगला टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक यहीं फिनिश करते हैं। इतना आप लोगों को तैयार करना है और आगे हम लोग कल मिलते हैं। थैंक्स।